नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी होगी। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर क्या होगा स्वामी का अगला कदम। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी का दावा कि 2 दिन बाद वो रणनीति बनाएंगे। मेरे पिता अभी किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा है और बीजेपी सांसद भी है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर हाई अलर्ट पर है भाजपा पार्टी। अमित शाह को हालात संभालने की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। सपा को जवाबी झटका देने की रणनीति पर अब मंथन हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद सियासी गणित जो है वो गड़बड़ाया हुआ सा दिखाई दे रहा है। तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर ट्राइबल गर्ल की न्याय यात्रा पर पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो निकलकर सामने आया है। कांग्रेस ने राजभवन के सामने राज्यपाल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भाजपा ने कहा कि सख्त कार्रवाई यहां पर होगी। और चौथी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर यूपी में कांग्रेस का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। योगी शासन में रेप और प्रताड़ना के शिकार महिलाओं को भी टिकट यहां पर दिया जाएगा। उन्नाव हाथरस विक्टिम के रिश्तेदार भी इसमें शामिल होंगे। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की भाजपा सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य ने पिता के सपा में जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता किसी पार्टी में नहीं गए हैं, 2 दिन बाद आगे की रणनीति बताएंगे। दरअसल भाजपा से इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से अखिलेश के साथ स्वामी प्रसाद का फोटो सामने आया है, जिसमें स्वागत संदेश भी लिखा गया है। और इसके बाद से ही उनके सपा में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिसके बाद से उनकी बेटी ने इनकार कर दिया है। संघमित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा की सांसद है और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इस तरह की फोटो पहले भी सामने आ चुकी है। 2016 में उनके पिता ने बसपा का साथ छोड़ दिया था, तब शिवलाल यादव ने ही उनके साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी थी। इसके बाद से शिवपाल के साथ जुड़ने की भी चर्चाएं जो है वो शुरू होने लगी थी। यहाँ इस मसले को लेकर केशव प्रसाद ने कहा कि बैठकर बात करेंगे। और इसके साथ ही इस्तीफे पर केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर उन्होंने कहा था कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। वहीं सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से अब समीकरण जो है वो गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल इस्तीफा दिया था, अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अब अगला कदम क्या होगा, क्या रणनीति पर बातचीत की जाएगी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, उनकी बेटी का जिस तरह बयान आया है, इतना वायरल हो रहा है, वो उनका साफ करना है कि अभी कोई पार्टी उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। हालांकि अभी वो तस्वीर साफ होगी। हालांकि जब बसपा उन्होंने छोड़ा था तो शिवपाल सिंह यादव के साथ भी फोटो वायरल हुई थी, तभी ये कयास लगाया जा रहा था। हालांकि अभी तो कयास ही है कि क्या, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव के साथ फोटो वायरल होना, उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी, तो कहने की ये चुनाव के दौर में इसे ऑफिशियली मानी जा रही है। हालांकि अभी कोई पार्टी दफ्तर में जाकर उन्होंने सदस्यता नहीं ली, ये बात सही है, लेकिन निश्चित तौर पे राजनीतिक जो उथल पथल यहाँ पर हो रही है उत्तर प्रदेश में, चुनाव के जब पहले फेज पे चुनाव होने वाला है, ऐसे में प्रत्याशी की घोषणा होने वाली है, तब उन्होंने वहां दामन छोड़ा। हालांकि लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, ऐसे कोई नकार नहीं, लेकिन किसी दल में जाने को लेकर कहीं ना कहीं उनकी बेटी ने इनकार किया। हालांकि उनकी बेटी भी देखिए बीजेपी से ही सांसद है, वो पहली बार सांसद का चुनाव जीती है और सांसद है, तो ऐसे में अब उनका कहना है कि वो एक दिन में सारी चीजें तस्वीरें क्लियर होगी। इस बात की जानकारी भी देखिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल ही मीडिया में दिया था कि कल 1-2 दिन में हम तस्वीर साफ कर दें। हालांकि इनके जाने से कहीं ना कहीं इस्तीफा देने के बाद बीजेपी पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अलर्ट हुई है और अमित शाह ने इसका कमान संभाला है। जबकि केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की से बातचीत करके उनको कहीं ना कहीं वापस लाए। उसके अलावा भी अलग अलग जो विधायक रहे हैं उनको भी बनाने की जिम्मेदारी अलग अलग मंत्री सुनील बंसल को, प्रदेश अध्यक्ष सतनदेव सिंह को, इनको अलग अलग दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह इस्तीफा देने के बाद हलचल उछाल आया है राजनीतिक गलियारों में उत्तर प्रदेश के, कहीं ना कहीं उसका रुख अलग हो चुका है अब। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए घटनाक्रम जब कुछ होता है तो कहीं ना उसके रुख जो होता है वो चल जाता है, और चुनाव के दौरान ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं
तो उसका कहीं ना कहीं फायदा नुकसान भी होता है। तो ऐसे में देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज से मीडिया में क्या कुछ बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस दल में वो जाते हैं, सदस्यता लेते हैं, ये तस्वीर वो साफ करेगी। हालांकि कल भी देखिए मीडिया काफी देर तक उन्होंने लेकिन उन्होंने कोई भी पार्टी या दल का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन साफ उन्होंने कहा जिस दल में जाएंगे उस दल की सरकार बनेगी। तो उन्होंने ये दावा जरूर करते नजर आए हैं। लेकिन बस उनकी बेटी का जिस तरह खबरें सामने आई क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, केवल तस्वीर उनकी वायरल की जा रही है और फेक यादव ने ट्वीट हैंडल किया है। तो ऐसे में अब माना ये भी जा रहा है कि जिस तरह अमित शाह एक्टिव हुए हैं या उन्हें वापस लाने की कोशिश की जा रही है, उनकी बेटी को भी बेटी से भी बातचीत चल रही है, उनसे भी बातचीत चले, तो इस बात को लेकर जो राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी इसलिए तेज है कि अगर इसी तरह लोग भागते रहे, दूसरे दलों में जाते रहे, तो उसका नुकसान खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तो कुछ विधायकों के इस्तीफे के बाद भाजपा हाई अलर्ट पर है। हालात संभालने की कमान अब गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। भाजपा मौर्य से लगातार संपर्क में है, सहयोगियों को भी साथे रखने की कवायद अब चरम पर है। भाजपा की रणनीति किसी भी तरह से मौर्य को रोकने की और जल्द भाजपा और सपा को बड़ा झटका देने की है। और मौर्य ने ऐसे वक्त पर पार्टी छोड़ी जब दिल्ली में चुनाव के पहले 3 चरण में उम्मीदवारों के चयन पर अहम बैठकें चल रही थी। इस्तीफे की खबर मिलते ही नाराज नेताओं को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। भाजपा ने सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी से 2 बार संपर्क साधा। दोनों सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें देने का भी भरोसा दिलाया है। दरअसल भाजपा में हलचल तब और बढ़ गई जब अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने भी भाजपा को सामाजिक न्याय से जुड़े नेताओं का सम्मान करने की नसीहत दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी, विधायक ममतेश शाक्य, विनय शाक्य, धर्मेंद्र शाक्य और एमएलसी देव प्रताप सिंह भी भाजपा छोड़ने की खबर वायरल होने के बाद पार्टी नेताओं ने दिल्ली से सभी से फोन पर बातचीत की और समझाने का प्रयास किया। कहा यदि कोई भी नाराजगी है तो बैठकर बात की जाएगी, नेतृत्व समाधान का प्रयास भी किया जाएगा, पर जल्दबाजी में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे पार्टी के साथ साथ उन्हें व्यक्तिगत भी सियासी नुकसान हो सके। इसके बाद सैनी समेत कुछ विधायकों के भाजपा न छोड़ने पर भी संदेश आने लगे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन कुमार जुड़ गए हैं। जी पवन, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे देकर एक झटका बीजेपी को दिया है और अब अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि काफी सारे नाम ऐसे हैं इस लिस्ट में जो कि अपना इस्तीफा दे सकते हैं, तो अब बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं एक नई कवायद में जुटी हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ और भी कई विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और यही नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो वन मंत्री रहे दारा सिंह चौहान, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बाद में कई विधायक जो है वो भी इस्तीफा दे रहे हैं और भी लगातार जो उनके संपर्क में जो विधायक है, जो मंत्री है, वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। विधायक है जो उनके विधायक ममतेश शाक्य रहे, विनय शाक्य, धर्मेंद्र शाक्य, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ और भी जो तमाम जो नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, वो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब माना ये भी जा रहा है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक वीडियो में कहा था, मीडिया से रूबरू होते कहा था कि 45 जो सीटों का जो आंकड़ा था, 45 सीटें मांग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमें 45 सीटें दे विधायकों के लिए हमारे, तो उसको लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो इसके बाद में जो भाजपा में एक प्रकार से हाई अलर्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए जारी किया गया है, तो उसकी कमान जो है वो जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की संभाली है। अब वो जो 2022 का चुनाव होगा वो अमित शाह के नेतृत्व में होगा। वो किस प्रकार से समाजवादी पार्टी को झटका देंगे, इससे तमाम प्रकार की जो रणनीतियां हैं वो भी आज जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो बनाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जब इस तरीके की पार्टी छोड़ने की बात की जा रही थी और बहुत सारे नेता मंत्रियों के नाम इसमें सामने आए थे, तो दिल्ली से बैठ के फोन पर बातचीत भी की गई और समझाने का प्रयास किया गया। कई तरीके की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन एक बड़ी बात ये समझ में नहीं आ रही है पवन जी कि जब ऐसे समय पर पार्टी छोड़ने की यहाँ पर बात की जा रही है, जब इनके नामों का ऐलान यहाँ पर हो सकता है, सब कुछ अंतिम चरण में चल रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कैबिनेट मंत्री और दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री, इन्होंने दोनों लोगों ने जब इस्तीफा दिया तो इसकी जो मनाने की जो कमान थी वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दी गई, लेकिन वो भी इसमें फेल रहे। और अगर ज्यादातर हम बात करें कि अगर इतनी जल्द इतने मेन पॉइंट पे इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो नाराजगी है उनका साफ तौर पे यही कहना कि अभी तक हम भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है टिकट को लेके उनसे हमने बात की, लेकिन वो हमारी बातों पे नहीं माने, लेकिन अब हम उनकी बातों पे नहीं मानेंगे, क्योंकि अब हम जहाँ पे हमारा भविष्य है, हमारे जो साथी है उनका भविष्य है, हम वहां जाएंगे और अपने जो साफ तौर पे भी है कि हम अपनी जनता के लिए और अपने लोगों के लिए काम न कर पाए, ऐसी पार्टी में रहना हमारे लिए कोई ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी मानना है कि हमारा समाजवादी पार्टी में और हम समाजवादी पार्टी में रहकर अपने लोगों का जो है वो ख्याल रख सकते हैं, अपनी लोगों की इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, कमियों को पूरी कर सकते हैं, तो इसको लेकर भी नाराजगी थी। लेकिन अब लगातार ये भी जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी कैबिनेट मंत्री जो है और भी तमाम जो नाम चल रहे हैं इसमें विधायकों के नाम चल रहे हैं, उनको लेकर भी अब इनको मनाए सीधे दिल्ली से भी उनको जो अमित शाह है गृह मंत्री वो भी मनाएंगे, इन विधायकों को मनाएंगे, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं वो भी उनको भी मनाएंगे। तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव के लिए जो झटका देने के लिए समाजवादी पार्टी को गृह मंत्री अमित शाह पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि कितना इनका जो मनाने की जो कवायदें हैं वो कितना सफल हो पाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि जो लगभग 45 विधायक भारतीय जनता पार्टी से टिकट को लेके इनको टिकट नहीं पाने वाले थे, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी विधायकों में नाराजगी जताई जा रही है। चलिए जी, बहुत धन्यवाद पवन हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर नेमावर में आदिवासी नरसंहार से पीड़ित परिवार की बेटी भारती कास्टे की न्याय यात्रा को लेकर भोपाल में मंगलवार को दिन भर पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिलने पहुंची भारती को राजभवन में दाखिल नहीं होने दिया गया, तो कांग्रेसियों ने राज्यपाल मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। राज्यपाल के खिलाफ लगे इन नारों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजभवन के सामने खड़े होकर राज्यपाल मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार से माफी भी मांगनी चाहिए। राज्यपाल विरोधी नारेबाजी को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मर्यादाहीन और निंदनीय बताया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि आदिवासी भाई बहनों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले कांग्रेस नेता बौखलाहट में शिष्टाचार तक भूल गए हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह की काफी बहस के बाद भारती को राजभवन में प्रवेश दिया गया। आपको बता दें कि 1 जनवरी को नेमावर से शुरू हुई भारती की न्याय यात्रा सोमवार को भोपाल पहुंची और ये यात्रा मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के नजदीक से राजभवन जानी थी। यात्रा से पहले कांग्रेस के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत अन्य कांग्रेसी नेता भी भारती से मिले और इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हो गए, लेकिन पुलिस ने इस यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। पुलिस भारती को राजभवन लेकर पहुंची और इसके पीछे कांग्रेसी नेता भी राजभवन पहुंच गए। दिग्विजय सिंह, विधायक सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया भी राजभवन के सामने जा पहुंचे और भारती को राजभवन में प्रवेश नहीं दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेसी राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तो न्याय यात्रा पर राजनीतिक नौटंकी किस तरीके की है, इसी पर हम जानकारी लेंगे। संवाददाता विवेक प्रणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, न्याय यात्रा को लेकर जिस भी तरीके की राजनीतिक नौटंकी कल देखने को मिली मध्य प्रदेश में, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे को प्रदेश से नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते कल की बात की जाए तो कल नेमावर हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने प्रदेश सरकार का विरोध किया। मगर बात की जाए नेमावर हत्याकांड की तो एक परिवार में जो एक लौती जो बच्ची बची है भारती, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल थी। लगातार प्रदेश सरकार का कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध कर रहे थे। उसके बाद बात की जाए राजभवन की ओर कूच करने की तैयारी थी, क्योंकि उसमें आदिवासी वर्ग की बात की जाए तो आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं वो सभी मौजूद थे। भीम आर्मी ने समर्थन किया था। साथ ही जैस की बात की जाए तो जैस के भी कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में मौजूद थे। मगर देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही बैरिकेड लगाकर इन सभी को रोक लिया गया। मगर बात की जाए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तो दिग्गज नेताओं में दिग्विजय सिंह और सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा समेत तमाम जो बड़े जो नेता थे
वो सभी इस प्रदर्शन में मौजूद थे, जिसके बाद जो प्रशासन है उससे चर्चा होने के बाद दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, भारती और पीसी शर्मा को राजभवन ले जाया गया। मगर बात की जाए राजभवन की, तो राजभवन में जिस प्रकार से जो कांग्रेस के जो दिग्गज जो नेता हैं और भारतीय और जो तमाम जो लोग हैं वो राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए और राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं नारे लगाते नजर आए। जिसके बाद बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने राजभवन के बाहर बैठकर मध्य प्रदेश के राजभाई मंगू भाई पटेल के खिलाफ जिस प्रकार से नारे लगाए हैं, ये असंवैधानिक है। प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मगर देखने वाली बात है कि पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेस है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो नेमावर हत्याकांड जिस प्रकार से हुआ है उसकी जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और CBI जांच कराई जाए। मगर बात की जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि नेमावर हत्याकांड में जो आरोपी है उनको कड़ी सजा दी जा चुकी है। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं ऐलान किया था कि इस पूरे मामले की CBI जांच होगी। मगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी केवल मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार का प्रदर्शन करती है। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अंतिम खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बारी टिकट बांटने की है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के लिए मास्टर प्लान की तैयारी यहां पर कर रखी है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं को लेकर टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। और सूत्रों की अगर माने तो योगी शासन के दौरान बेइज्जती, रेप और प्रताड़ना की शिकार हुई महिलाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है और इन महिलाओं को और उनके करीबी रिश्तेदारों को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें उन्नाव और हाथरस रेप विक्टिम भी शामिल हैं। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में भी इस और इशारा किया था कि लड़ने वाली लड़की को पार्टी टिकट देगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लिस्ट में ऐसी भी महिलाएं हैं जो खड़ा होना चाहती हैं अपने लिए, जो लड़ना चाहती हैं अपने लिए, जो इन पर अत्याचार हुआ है। हम कह रहे हैं अगर आपके साथ किसी विधायक ने अत्याचार किया है तो हम आपको टिकट देंगे, आप चुनाव लड़ो, विधायक बनो, सत्ता अपने हाथ में लो और लड़ो। इस बयान के दौरान प्रियंका का इशारा उन्नाव की गैंगरेप पीड़ित की ओर भी था, जिसने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर पर गैंगरेप और अपहरण का आरोप लगाया था। सूत्रों की अगर माने तो पार्टी ने चर्चित मामलों की केस स्टडी तैयार की है और इसके बाद पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए राजी करने की भी कोशिश की जा रही है, जिसके बाद टिकट देने का फैसला किया जाएगा। 4 चेहरों को मुख्य रूप से शामिल किया गया, जिसमें उन्नाव गैंगरेप पीड़ित, हाथरस गैंगरेप विक्टिम, शाजापुर आशा और पूर्व सपा नेता ऋतु सिंह भी शामिल है। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा तो यहाँ पर दिया गया है। अब एक और चीज निकलकर सामने आ रही है कि जो रेप पीड़िताएं रही हैं या उनके करीबी रिश्तेदार हैं उन्हें अब जो है टिकट दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, ये दाव कैसा रहेगा कांग्रेस का? देखिए, अलग अलग दाव अलग अलग दल चलती है। हालांकि इसका फायदा भी मिलेगा क्योंकि कांग्रेस ने देखिए 3 मुद्दों पर बड़ा फोकस किया है महिलाओं के साथ, जिसमें बेइज्जती, रेप और प्रताड़ना, ये 3 मुद्दा इन्होंने उठाया है। जिसका महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर विपक्ष यानी कहीं न कहीं कांग्रेस की प्रियंका ने काफी लड़ाई लड़ी है। ऐसे में इन क्षेत्रों में जाकर उन पीड़ितों से मुलाकात करना, इससे पहले भी जो है वो लखीमपुर कांड रहा हो, उसके अलावा हाथरस रहा हो, नवरात्र, इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस ने काफी दम लगाई है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का भी मानना है कि अगर हम इन लोगों को टिकट देते हैं तो इसका फायदा जरूर होगा। देखिए, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के 4 चेहरों पर उन्होंने ज्यादातर से तवज्जो दी है। इस मामले में देखिए, चाहे उन्नाव का मामला रहा हो, तो रेप पीड़ित रही हो, उससे मिलकर उनको चुनाव लड़ाने की राजी किया गया है, उनकी मां को राजी किया गया है, ये भी खबरें हैं, तो उसका फायदा उन्नाव में मिलेगा। हालांकि गैंगरेप पीड़ित जो हुआ था उसमें मुख्य रूप से कुलदीप सिंगर जो बीजेपी से विधायक थे, उनके ऊपर आरोप गैंगरेप का लगा हुआ था और प्रहार का लगा था। हालांकि उनको कोर्ट ने बरी भी किया है। कहीं न कहीं उन महिलाओं को टिकट देकर कहीं न कहीं कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाह रही है। हालांकि कितना फायदा नुकसान होगा ये वक्त तय करेगा अब अगर होंगे। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए हाथरस
हाथरस में जिस तरह गैंग विक्टिम का मामला सामने आया था, उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से उसमें अपनी ताकत झोंकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक 2020 में ये घटना हुई थी जिसमें एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, और मामला सामने आने के बाद आरोपी जो था ऊंची जाति के ठाकुर यानी समुदाय में थे। इस मामले को तब फूल पकड़ा था जब दिल्ली में सफदरजंग में अस्पताल में 29 दिसंबर को एक लड़की की मौत हो गई थी। पुलिस ने परिवार को बताया था कि अफरा तफरी की इस लड़की के अंतिम संस्कार किया गया था। तो इस मामले में विपक्ष पूरी तरीके से यानी कांग्रेस ने भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस गैंगरेप पीड़ित जो की माँ है उसको टिकट देने की कवायद जारी कर दी गई, शुरू कर दी गई है। हालांकि तीसरी अगर चेहरे की बात करें तो सहारनपुर में आशा वर्कर्स जो थी, आशा वर्कर्स के मामले में पूनम पांडे के उस वक्त चर्चा में आई थी जब मुख्यमंत्री के जो रैली के दौरान मानदेय को लेकर अपनी मांग उठा रही थी साथियों के साथ, जब पुलिस ने उनको बहुत ज्यादा पीटा था और वो वीडियो वायरल हुई थी। तो वीडियो को प्रियंका गांधी ने ट्वीट हैंडल करके कहने के उसको उस पर कड़ा रुख अपनाया था। तो ऐसे में कहने का उसका फायदा भी पूनम पांडे को मिलेगा और इसको टिकट दिया जाएगा, जिससे कांग्रेस टिकट देकर उन्हें भी चुनाव लड़ाएगी। उसके अलावा अगर आप चौथी बात करें तो लखीमपुर में जिस तरह ब्लॉक प्रमुख की जब चुनाव था तो नामांकन के दौरान सपा प्रत्याशी जो सिंह के साड़ी खींचने का मामला जब आया था तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी उनके घर जाकर मुलाकात की थी और उसको कांग्रेस दफ्तर में भी बुलाया गया था। तो ये माना जा रहा था कि इसको भी अब कांग्रेस में शामिल करके, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी। तो ऐसे में कांग्रेस ने उनके अपने दफ्तर में बुलाना और उसके बाद अब टिकट देना, तो कहीं इन 4 चेहरों पे काफी फोकस कांग्रेस ने किया है। हालांकि इसका लाभ भी मिलेगा क्योंकि उन महिलाओं को वो फोकस कर रहे हैं कि लड़की हो लड़ सकती हो, उसके तर्ज पे 40% अपने टिकट में बंटवारे में वो 40% महिलाओं को टिकट देंगी। और उन 40% महिलाओं में सबसे ज्यादा जो भूमिका होगी वो इन 4 चेहरों पर भी होगी। तो ऐसे में इन सभी रेप पीड़ित महिला, गैंग रेप पीड़ित महिला जो परेशान प्रताड़ित हुई हैं, ऐसे लोगों पर फोकस प्रियंका गांधी कर रही हैं। हालांकि देखिए प्रियंका गांधी ने काफी नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ पर आगे बढ़ी, ऐसा नहीं से नजरअंदाज किया जा सकता है। हालांकि चुनाव देखिए केवल रुख दिखा रहा है वो तो बीजेपी और सपा की लड़ाई, लेकिन कांग्रेस अपने एक अलग पैटर्न पे चल रही है और महिलाओं को आगे लेके चल रही है। कितना फायदा नुकसान होगा ये चुनाव का नतीजा तय करेगा, लेकिन अलग अलग दल अपने अपने हिसाब से टिकट बंटवारे कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस महिलाओं पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। बिल्कुल अखिल जी, लेकिन अगर देखा जाए जिस मुद्दे को जिस तरीके से लेकर आई हैं, और चाहे वो महिलाओं को आगे लाने की बात हो या जो गैंगरेप पीड़ित महिलाएं रही हैं, जो अत्याचार सहने वाली महिलाएं रही हैं, उनको कहीं ना कहीं एक लाके रखना, तो ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट भी कहीं ना कहीं किसी से हो जाएगा। तो ये क्या बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। इमोशनल जब कहीं अटैचमेंट होता है तो उसका फायदा नुकसान भी दिखता है। तो ऐसे में कांग्रेस को ये पता है पहले से कि हम इमोशनल कर ले जाएंगे, तो क्योंकि वो जाके घर घर रोएगी, और जब कोई प्रत्याशी रोती है तो कहीं ना लाभ मिलता है, कोई ना कोई इमोशनल हो जाता है। तो ऐसे में वोट बैंक कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो इस बात का फोकस कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने उन चेहरों पे किया है और इसका लाभ भी मिलेगा। अब देखना होगा कि कैसे बीजेपी उन चीजों को रोक पाती है, वो अपने कौन से प्रत्याशी इन क्षेत्रों में उनके खिलाफ उतारती है और उसका कितना फायदा नुकसान मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब दूसरे दल भी उसी हिसाब से पैटर्न पे काम करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में जब टिकट बंटवारा होता है तो जिन चेहरों पे दूसरी दल के लोग प्रत्याशी उतारते हैं तो उस आधार, जाति आधार पर, मुस्लिम आधार पर कहीं ना कहीं उनको भी प्रत्याशी को चयन करना होता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी उस क्षेत्र से किस विधानसभा से कौन से प्रत्याशी उतारती है, उसका कितना लाभ मिल पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार बहुत ही दिलचस्प इसलिए भी होने वाला है कि प्रियंका गांधी पूरी तरीके से एक्टिव है, और दूसरा कहीं ना कहीं वर्चुअली यहाँ पर अब जनसभाएं होनी है, क्षेत्र में मेहनत ज्यादा करनी है, डोर टू डोर जाना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब टिकट बंटवारे पे सबसे ज्यादा भरोसा ही करना होगा। और दूसरी चीज है कि टिकट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं उन चेहरों पे भी दाव लगाना होगा जिसमें मेहनत कम करनी पड़ी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी इस मामले में पहले ही तवज्जो दे रही है और 4 ऐसे बड़े चेहरों को, इन चेहरों को भी तवज्जो दे रही है और महिलाओं पे ज्यादा फोकस करेगी। महिलाएं घर घर के अंदर तक जा सकती हैं। हालांकि मर्दों में देखने को मिलता कि घर अगर रोड टू रोड कन्वेंस करते हैं तो बाहर से ही कन्वेंस करना पड़ता है। तो ऐसे में कहने की प्रियंका कांग्रेस इस मामले में सबसे आगे नजर खड़ी होती नजर आ रही। चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यूपी में कांग्रेस का मास्टर प्लान देखने को मिल रहा है और नाव हसरत विक्टिम को अब टिकट देने पर बातचीत जो है वो यहाँ पर की जा रही है, और प्रियंका गांधी पहले ही इस बात का इशारा कर चुकी है। प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को अब टिकट देने जा रही हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस का मास्टर प्लान देखने को मिल रहा है। उन्नाव हाथरस की विक्टिम महिलाओं को भी टिकट अब कांग्रेस कहीं ना कहीं देगी। यूपी में कांग्रेस का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि ये सबसे पहले देश।